Hello everyone, my name is Bhavna and welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to learn about the buffer solutions. Okay, now देखिए बफर सोल्यूशन बताने की ज़रूरत नहीं है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है आपके आईटी जेई और नीट के एग्जाम्स के अंदर या फिर इवन किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर, इसमें भी 11th-12th की केमिस्ट्री आ रही है. ओके, नाउ इस टॉपिक को इस तरीके से मैंने इस वीडियो में लिया है कि आपके पास सारे के सारे बफर से रिलेटेड पॉइंट्स क्लियर हो जाए. ओके, कुछ टिप्स हैं, मेरे टिप्स और ट्रिक्स जो मुझे पता है, जो मैं आप तक पहुंचाना चाहती हूँ कि आपका क्वेश्चन क्विकली कैसे हो जाएगा बिना ज़्यादा इधर उधर भटके. ठीक है, तो ये पॉइंट्स हम लोग यहाँ कवर करने वाले हैं. क्या क्या है कि व्हाट इज वीक एंड स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस. ओके, व्हाट आर द बफर सॉल्यूशंस, टाइप ऑफ बफर, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू रिमेंबर एंड प्रीवियस इक्वेशंस. ओके, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. ठीक है, चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इम्पॉर्टेंट बात, बिना कॉपी पेन लिए वीडियो नहीं देखना है. जो भी आप बताया जा रहा है सब नोट डाउन करना है, क्योंकि मैं पहले भी बहुत बार बोल चुकी हूँ कि अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं तो भैया वीडियो देखने का कोई फ़ायदा नहीं है. इससे अच्छा तो कोई गाना सुन लो, कोई म्यूजिक देख लो, वो ज़्यादा एंटरटेनिंग है. तो बिना कॉपी पेन या नोट्स बनाए वीडियो को नहीं देखना है. चलिए स्टार्ट करते हैं ना. पहले सबसे पहले देखिए, जब मैं बच्चों को बफर सॉल्यूशंस पढ़ाती हूँ तो मुझे जो एक कॉमन प्रॉब्लम सब बच्चों के साथ लगती है, मेजॉरिटी के साथ लगती है, ऐसा नहीं है कि सबके साथ ही लगती है, कि भाई हम बता देते हैं कि भैया ये बफर सॉल्ट होना चाहिए, वीक एसिड, वीक बेस का, या रैंडमली जो भी बताते हैं. ठीक है, तो द पॉइंट इज कि बच्चों को यही नहीं पता है कि भाई वीक एसिड कौन से, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से, वीक बेस कौन से, स्ट्रॉन्ग बेस कौन से. अब आप उन्हें पूरी कहानी सुना दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता जब उनको पता ही नहीं है कि टाइप्स क्या क्या है, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कुछ चुने हैं एग्जाम्पल जो मुझे लगता है, जो मैंने एनसीईआरटी में देखे होंगे, बेसिकली एनसीईआरटी में देखे होंगे या किसी और गुड रेफरेंस बुक के अंदर देखे होंगे. तो मैंने यहाँ पे सारा जो है आपके लिए बना दिया है. ठीक है, चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो भैया, या इसको नोट डाउन तो करना ही है आपने, और हैंडी रखिए इसको, मतलब जब भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो ये देख लीजिए. ठीक है ना. यहाँ पे मैंने बताया है कि देखिए एसिड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं यूजुअली, एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक. और ये प्रकार कैसे डिसाइड की गई है, ये इस बेसिस पे डिसाइड की गई है कि भाई जब आप उन्हें सोल्यूशन में डालते हो एसिड या बेस को, तो वो कितना आयनाइज होता है. अगर आपका एसिड या बेस कंप्लीटली आयनाइज हो जाता है सोल्यूशन के अंदर तो वो स्ट्रॉन्ग है. मान लीजिए आपने 100 मॉलिक्यूल, 100 मॉलिक्यूल्स लिए और 100 ही टूट गए. ठीक है, जैसे आप HCl लेते हो तो HCl के अगर आपने 100 मॉलिक्यूल लिए और 100 ही 100 टूट गए, तो 100 H पॉजिटिव मिला और 100 Cl नेगेटिव मिला, तो इसको बोलेंगे कंप्लीट आयोनाइज हुआ है. तो अगर आपका सॉल्यूशन कंप्लीट आयोनाइज हुआ है तो वो स्ट्रॉन्ग, अगर आपका एसिड या बेस कंप्लीट आयोनाइज हुआ है तो स्ट्रॉन्ग है. अगर वो बेचारा इनकम्प्लीट आयोनाइज हुआ है या पार्शियल आयोनाइज हुआ है, मान लीजिए कि आपने लिए 100 एसिटिक एसिड मगर उनमें से सिर्फ 20 ही टूटे, ऐसे मुझे नहीं पता कितने टूटेंगे, बट रैंडम एक आइडिया है कि पूरे नहीं टूटे. तो मान लीजिए 20 तो टूट गए और बाकी जो है ऐसे ही रह गए. तो 20 तो टूट के बन गए 20 CH3CO नेगेटिव और 20 H पॉजिटिव, और बाकी के जो 80 हैं वो नहीं टूटे, एज इट इज रह गए. तो आप कहोगे कि भैया ये है वीक एसिड. ठीक है जी, तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है. स्ट्रॉन्ग एसिड वो होते हैं जो कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस कुछ भी जो कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं, और जो इनकम्प्लीट आयनाइज होते हैं या पार्शियल आयनाइज होते हैं, दीज आर द वीक एसिड और बेसिस. ठीक है बेटा ना, अब इधर आ जाइए. देखिए कुछ एग्जांपल, देखिए क्या तरीका है एसिड और बेस वीक होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा. कई तरीके हैं वैसे स्ट्रेंथ चेक करने के, पर यहाँ पे हम उन तरीकों पे बात नहीं कर रहे हैं. वीडियो इज अबाउट द बफर सॉल्यूशन. तो फिलहाल के लिए आप याद रख लीजिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड ये हैं, वीक एसिड ये हैं, स्ट्रॉन्ग बेस ये हैं, वीक बेस. देखिए आपको ना फिलहाल बफर के लिए गया है ना, आपको बफर के लिए वीक वाले याद रखना है, क्योंकि यहाँ पे वीक का ज्यादा फोकस किया गया है. तो आपको ना बेसिकली वीक एसिड और वीक बेस याद रखने हैं अभी के लिए, बफर के लिए. तो ये सारे के सारे आपको याद होने चाहिए, वरना भैया इसके बिना बफर नहीं हो पाएगा. तो करते हैं फिर बफर स्टार्ट. सो एसिड और बेस याद करने के बाद जो अगली चीज़ है वो ये है कि भैया बफर सॉल्यूशंस होते क्या हैं और ये कितने टाइप के होते हैं और कैसे पता चलता है भैया कौन सा टाइप है. तो सबसे पहले आ जाते हैं कि भाई बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं. देखिए बफर सॉल्यूशंस ऐसे सॉल्यूशंस होते हैं जो पीएच के चेंज को रेसिस्ट करते हैं, विच रेसिस्ट टू द चेंज इन इट्स पीएच. मतलब उनकी पर्टिकुलर पीएच होगी, ठीक है, कुछ भी हो सकती है वैसे तो, और जब आप उनमें थोड़ा बहुत एसिड और बेस ऐड करेंगे तो वैसे तो उनकी पीएच में चेंज होना चाहिए. नॉर्मल सोल्यूशन में जब आप एसिड और बेस ऐड करते हैं तो उसकी पीएच में चेंज होता है, मगर बफर सॉल्यूशंस की पीएच में कोई चेंज नहीं होता, यानी कि वो अपनी पीएच को मेंटेन करने की क्षमता रखते हैं, इसीलिए वो कहलाते हैं बफर सॉल्यूशंस.
ओके ना, कितने टाइप के होते हैं? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है एसिडिक और बेसिक बफर्स। ठीक है, अभी एसिडिक बफर क्या होते हैं? एसिडिक बफर बेसिकली क्या होते हैं, जिसमें आप कोई वीक एसिड लेंगे, ओके, और उसका सॉल्ट लेंगे किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। तो बेसिकली इट इज अ वीक एसिड, देयर शुड बी अ वीक एसिड एंड अ सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। उसका स्ट्रॉन्ग बेस के साथ कोई सॉल्ट होना चाहिए। कैसे? देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि आपने ले लिया एसिटिक एसिड। अभी हमने पढ़ा है एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, तो एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है, ठीक है जी, और ये तो वीक एसिड हो गए, और यहाँ पे आपने लिखा है CH3CONA। तो ये जो CH3CONA है इसमें एसिडिक पार्ट तो वही रहेगा, CH3CO ही रहेगा, मगर Na जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस से आया है, तो इसीलिए इसको बोलेंगे सॉल्ट है, सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस। मैं कल आपको बना के दिखाती हूँ कैसे बनेगा। देखिए, जैसे सपोज कीजिए कि आपने लिखा CH3COH, ये तो वीक एसिड हो गया, अभी मैंने बताया आपको, ठीक है, तो ये तो अलग बात होगी। अब देखो, अगर आप इसको NaOH के साथ ले लेते हो, देखिए ध्यान दीजिएगा NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो आपने इसको स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ले लिया, तो यहाँ पे देखिए CH3CO नेगेटिव होता है और H पॉजिटिव होता है, सिमिलरली Na पॉजिटिव होता है और OH नेगेटिव होता है, तो यहाँ से H पॉजिटिव जाएगा और इसकी जगह Na पॉजिटिव इसको रिप्लेस कर देगा। ओके बेटा, क्योंकि देखिए ना एसिड, सॉरी इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, सॉरी इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस, क्योंकि बात तो वही है कि एसिड और बेस को मिक्स करते हैं तो पानी बनता है, तो यहाँ से H जाएगा और यहाँ से OH जाएगा और बनाएगा पानी, तो वाटर तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आप जो बचा उसको जोड़ दो, CH3CONA। तो बेसिकली ये क्या है, इसमें एसिड वाला पार्ट तो वीक है क्योंकि आपने वीक एसिड लिया है, मगर जो बेस वाला पार्ट है वो आपने स्ट्रॉन्ग लिया है, क्योंकि इट इज दिस सॉल्ट कहाँ से बना है? सॉल्ट ये बना है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ वीक एसिड विद स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर है बेटा? तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के जो कॉम्बिनेशन से बनेंगे उनको बोलेंगे सॉल्ट। किसी भी एसिड बेस के कॉम्बिनेशन से जो बनते हैं उनको सॉल्ट भी बोलते हैं, मगर ये ऐसा सॉल्ट है जिसमें वीक एसिड है और उसी का स्ट्रॉन्ग बेस लिया गया है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना है। ठीक है बेटा? ना अपना ध्यान आपने ये रखना है कि जितने भी अल्कली और मोस्टली कई अल्कलाइन अर्थ मेटल भी जो होते हैं, अल्कली तो ऑलमोस्ट सारे ही, वो हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। मतलब आप याद रखिए कि जहां पे भी आपके पास आ गया Na पॉजिटिव, पोटेशियम पॉजिटिव, लिथियम पॉजिटिव, सीजियम पॉजिटिव, तो भैया यहाँ तो स्ट्रॉन्ग बेस ही होगा, क्योंकि ये मिलके सारे स्ट्रॉन्ग बेस बनाते हैं। सही? अब देखो H2CO3 मैंने आपको भी बताया वीक एसिड होता है ना, और यहाँ आ गया Na, तो आपने एक H हटाया और एक Na लगा दिया, तो यानी कि Na आ गया इसमें, तो Na कैसा है? स्ट्रॉन्ग है, तो यानी कि ये स्ट्रॉन्ग बेस के कॉम्बिनेशन से बना है। सिमिलरली H3PO4 एक वीक एसिड होता है, और यहाँ पे आपने एक H हटाया लगाया Na अभी मैंने आपको बताया स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ Na आ गया, ठीक है, HCN Na आ गया साथ में। मतलब आपने बस देखिए द ट्रिक इज कि एसिड में से सिर्फ एक H कम होगा, एसिड में से एक H कम हो जाएगा और उसकी जगह Na, सोडियम, पोटेशियम, ये ऐसे जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं वो आ जाएंगे। ठीक है, सिमिलरली HF, अब यहाँ से आपने H हटा दिया, H हटाना ना आपने और साथ में लगा दिया आपने, तो देखिए यहाँ Na है, यहाँ Na, यहाँ Na, यहाँ Na। ओके, बोरिक एसिड और बोरेक्स ये भी एक टाइप होती है। पैथेलिक एसिड और पोटेशियम पैथेलेट क्या होते हैं? ये देखिए पैथेलिक एसिड क्या होता है, ऑर्गेनिक के मॉलिक्यूल होते हैं जिसमें आपके पास बेंजीन होती है और साथ में लगा होता है CH और CH। अगर आप एक हाइड्रोजन देखिए, अब आपको इसका एसिड सॉल्ट कैसे बनाना है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, आपने एक हाइड्रोजन हटाया और इसकी जगह आपने लगा दिया पोटेशियम। अब मैंने आपको भी बताया कि पोटेशियम भी स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो एक H हटाया उसकी जगह एक पोटेशियम लगा दिया, इसका सॉल्ट हो गया। ओके, नाउ सिमिलरली वीक बेस के लिए देखिए क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस होता है, अभी हमने बताया, और आपने OH को अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको H नहीं हटाना बिकॉज आप बेस पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आपको OH हटाना है और उसकी जगह लगा देना है कोई भी नेगेटिव। देखिए नेगेटिव को नेगेटिव रिप्लेस करता है, अगर आप OH हटा रहे हैं तो आप कोई H तो नहीं लगा सकते या Na भी नहीं लगा सकते, क्योंकि OH एक नेगेटिव एंटिटी होती है, नेगेटिव चीज होती है, तो नेगेटिव को तो नेगेटिव ही रिप्लेस करेगा ना, तो आपने OH हटाना है उसकी जगह आपने लगा देना है Ca। ठीक है, तो ये आपके पास बन गया अमोनियम हाइड्रोक्साइड और उसका सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। अब मैं आपको ये बता दूं कि जितने भी क्लोराइड, ब्रोमाइड या ऐसे लोग होते हैं कि हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस एसिड होते हैं। ठीक है, सिमिलरली अमोनिया ये कैसे बना देंगे, अमोनिया जो होती है ना उसमें, अब आप बोलोगे कि मैम आपने तो बोला था कि OH निकाल दो और H और कोई OH नेगेटिव निकाल दो और कोई और नेगेटिव लगा दो, तो आप बोलोगे यहाँ तो OH ही नहीं है। एग्जैक्टली, यहाँ तो OH ही नहीं है,
फिर भी ये बहुत अच्छा लुईस बेस है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, डायरेक्ट HCl लगा देना है। तो अमोनिया में HCl ऐड करेगा तो अमोनियम क्लोराइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, बेस और उसका सॉल्ट। ये भी इसमें OH नहीं है, मतलब इसमें लोन पेयर होता है, तो डायरेक्ट आपने HCl ऐड कर दिया। देखिए ना, HCl ऐड किया तभी तो RNH3Cl बना। यहाँ पे भी आपने HCl ऐड कर दिया, यहाँ पे भी आपने ग्लाइसिन और ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड, यहाँ पे भी आपने HCl ऐड कर दिया। ओके, तो अगर बेस में OH है तो OH निकाल दो, और नहीं है तो सिंपली HCl ऐड कर दो। ठीक है ना। इसके अलावा जो अगली टाइप हमारे पास है वो है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड विद अ स्ट्रॉन्ग बेस। अब ना इसमें एक ही मॉलिक्यूल होता है, यहाँ मिक्सचर नहीं होता। ये इन दोनों में मिक्सचर है, मगर इसमें कोई मिक्सचर नहीं है, इसमें सिंगल मॉलिक्यूल होता है जिसका एसिड पार्ट भी वीक है और बेस पार्ट भी वीक है। कैसे, देखिए CH3CONH4 कैसे बना होगा, आप याद कीजिए। CH3CONH4 बना होगा जब आपने वीक एसिड लिया होगा और आपने उसको ट्रीट किया होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ, जो एक वीक बेस है, उल्टा करके लिख दिया। तो आपने यहाँ पे एसिड पार्ट भी वीक लिया, बेस पार्ट भी वीक लिया, जबकि अभी तक आप उल्टा कर रहे थे। तो यहाँ से आपने निकाल देना वाटर, और क्या बनेगा, CH3CONH4। यानी कि ये ऐसा सॉल्ट है जिसमें वीक एसिड है और वीक बेस है। एक और टाइप हो सकती है जिसमें आप कोई एसिड सॉल्ट लेते हैं, द मिक्सचर ऑफ एसिड सॉल्ट प्लस नॉर्मल सॉल्ट ऑफ पॉलीबेसिक एसिड। अब मैं आपको ये बताती हूँ पॉलीबेसिक एसिड क्या होता है। देखिए पॉलीबेसिक एसिड ऐसे एसिड होंगे जिनमें एक से ज्यादा हाइड्रोजन होंगे लॉस करने के लिए। जैसे आपके पास है H3PO4। अब H3PO4 जो है, मैं थोड़े दूसरे ढंग से लिख देती हूँ। H3PO4 जो है वो एक पॉलीबेसिक एसिड है जिसमें एक से ज्यादा हाइड्रोजन लॉस करने के लिए। तो पॉली मतलब मेनी, तो आपने कोई पॉलीबेसिक एसिड ले लिया, अभी तो पॉलीबेसिक एसिड हो गया। पॉलीबेसिक एसिड, पॉली मतलब बहुत सारे, इसमें H पॉजिटिव है ना, बहुत सारे H पॉजिटिव ना। अब आपने इसका सॉल्ट बनाना है। देखिए सॉल्ट आप कैसे बनाते हैं, मैंने आपको भी बताया था। एसिड का सॉल्ट बनाना है, सारे हाइड्रोजन हटा दो और उसकी जगह लगा दो Na या पोटेशियम कुछ भी। तो यहाँ मैंने H हटा दिए सारे के सारे और लगा दिए 3 Na, तो ये बन गया इसका सॉल्ट। तो पॉलीबेसिक एसिड और उसका सॉल्ट, क्लियर है बेटा, सारे हाइड्रोजन हटा दिए और लगा दिए। अब एक और काम हो सकता था कि मैं यहाँ पर सारे के सारे हाइड्रोजन ना हटाऊं, एक आधे हटाऊं और एक आधे Na लगा दूं, सारे के सारे, क्योंकि पॉलीबेसिक है ना, बहुत सारे हाइड्रोजन है। तो मैंने सारे के सारे नहीं हटाने, एक आधे हटाने हैं। तो मैंने मान लीजिए कि मैंने हटा दिए, 2 हटा दिए, एक ऐसे ही रखा। तो अगर मैंने 2 हाइड्रोजन हटा दिए तो 2 Na आएंगे, एक हाइड्रोजन ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे ये आपके पास पूरा कंप्लीट सॉल्ट है, सारे हाइड्रोजन हटे हैं, जबकि यहाँ पे आपने एसिड पार्ट मेंटेन रखा है, मतलब एक हाइड्रोजन आपने अभी मेंटेन रखा है, अभी गुंजाइश है हाइड्रोजन लॉस करने की। तो इसीलिए इसको बोला है कि आपने नॉर्मल सॉल्ट लेना। दिस इज योर नॉर्मल सॉल्ट, ये जो आप बना रहे हैं ये नॉर्मल सॉल्ट है, जब आप सारे के सारे हाइड्रोजन हटा रहे हैं, और जब आप एक हाइड्रोजन या 2 हाइड्रोजन मेंटेन रख रहे हैं, मतलब सारे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, एक दो हाइड्रोजन को मेंटेन रख रहे हैं, ठीक है, तो उसको बोलेंगे एसिड सॉल्ट, क्योंकि इसमें भी एसिड भी है और सॉल्ट तो बन ही चुका है। तो कंप्लीट सॉल्ट तो नहीं बना, आधा अधूरा सॉल्ट बना है। तो ये हो जाएगा एसिड सॉल्ट और नॉर्मल सॉल्ट का मिक्सचर। पॉलीबेसिक ही होना चाहिए, क्योंकि अगर बंदे के पास, अब देखिए मान लीजिए कि आप बोलने लगे जी हम तो HCl के साथ ही काम करेंगे, देखिए हाइड्रोजन HCl में तो हाइड्रोजन ही एक है, तो भाई एक ही लॉस कर सकते हो ना, तो उसमें तो कंप्लीट सॉल्ट बनेगा। उसमें ऐसा तो नहीं हो सकता कि हाइड्रोजन रह गया एक आ गया, क्योंकि एक ही हाइड्रोजन है। तो ये आप तभी कर सकते हो जब पॉलीबेसिक एसिड होगा। तो बेटा ये तो कंप्लीट सॉल्ट है और ये क्या है, इसका एसिड सॉल्ट है। या इसमें आप दूसरा काम भी कर सकते हो, क्या कि भाई 2 ऐसे बनाओ, जैसे मान लीजिए आप ये एक बार मैंने 2 हाइड्रोजन हटाए, 2 Na लगाए, और अगली बार मैं एक हाइड्रोजन हटा के 1 Na लगा देती हूँ। तो एक बार मैंने 2 हाइड्रोजन हटा दिए, 2 Na लगा दिए, और एक बार मैंने एक हाइड्रोजन हटा के 1 Na लगा दिया। चॉइसेस है ना आपके पास, क्योंकि आपके पास ये पॉलीबेसिक एसिड है, तो ये सारे जो हैं इस कैटेगरी के अंदर आते हैं। ओके ना, अब इतना याद करने के बाद जो अगला काम बचता है वो ये है कि भाई इसके इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है और इसके क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट। तो पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है भैया वो है कि भाई पीएच ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन क्या होता है, आपको ये कहना चाहिए पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। अब देखिए इस इक्वेशन को बोलते हैं हेंडरसन इक्वेशन। भाई प्रॉब्लम ये है कि मुझे इसका स्पेलिंग नहीं आता है, ठीक है, तो भाई मैं यहीं से एक बुक में से देख लेती हूँ, HENDER, क्योंकि मेरा जो स्पेलिंग वाला पार्ट है ना वो बहुत ज़्यादा वीक है।
स्पेलिंग्स मुझे नहीं आती, अपने नाम की स्पेलिंग बड़ी मुश्किल से याद की थी मैंने बचपन में, तो सॉरी टू से मैंने यहीं से देख के कर लिया, ठीक है। तो पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन, जिसको हेंडरसन इक्वेशन भी बोलते हैं। देखिए अब बफर सोल्यूशन में दो प्रकार के होते हैं यूजुअली, एसिडिक और बेसिक बफर, है ना। तो भाई ऐसा है कि दोनों की यानी कि पीएच अलग निकलेगी। तो अगर आपके पास एसिडिक सोल्यूशन है तो उसका पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, उसका पीएच का फॉर्मूला होगा पीएच इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग ऑफ जो भी आपका सॉल्ट है उसकी कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय जो भी आपका एसिड है उसका, क्योंकि भाई एसिडिक सॉल्यूशन में तो एसिड होगा ना, उसका कंसंट्रेशन। तो ये आपके पास एसिडिक सॉल्यूशन की पीएच आ गई। बेसिक सॉल्यूशन के लिए आप समझ ही गए, बेसिक सॉल्यूशन भी बफर होना चाहिए था वैसे, तो चलिए एक ही बात आप समझ गए बात। बेसिक बफर, चलो बेसिक बफर लगा दो, वरना आप कहोगे कि मैडम ने बफर नहीं लिखा, तो बफर लिख देते हैं। अगर आपके पास बेसिक है तो बेटा पी, देखिए बेसिक है तो पहले आप पीओएच निकालेंगे, ध्यान से ना, पहले हम निकालेंगे पीओएच, और पीओएच होगा पीकेबी इक्वल टू पीकेबी, सॉरी पीओएच इक्वल टू पीकेबी प्लस लॉग ऑफ बाकी सारा पार्ट वही है, सॉल्ट का सॉल्ट ही लिखना है, पर इस बार आपके पास एसिड तो नहीं है, बेस है, तो नीचे एसिड मत लिख देना, नीचे लिखना है बेस, क्योंकि बेसिक बफर में तो बेस होगा ना, एसिड थोड़ी होगा, नीचे एसिड मत उठा के लिख देना, बेस लिख देना, और बेस का पहले आप पीओएच कैलकुलेट करोगे। अब बोलोगे मैडम आपने तो बोला पीएच निकालना है, यहाँ आप निकाल रहे हो पीओएच, क्योंकि पहले तो पीओएच निकालना है, बाद में उसको पीएच में कर देंगे कन्वर्ट। तो यूज करेंगे फार्मूला, क्या फार्मूला ये है कि पीएच और पीओएच का जो सम होता है वो हमेशा होता है 14। तो एक भाई ये फार्मूला याद कर लो कि पीएच और पीओएच का जो सम है वो हमेशा होता है 14। तो पहले निकाल दो पीओएच, बाकी ये फार्मूला लगा के पीएच निकाल दो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि पीके और पीकेबी क्या है। देखिए आपको याद होगा पीएच हुआ करता था नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये होता था। तो इसी के जैसा अगर मैं pKa निकालने बैठ जाऊं तो वो क्या होगा, देखिए p लेना है Ka का, तो यहाँ पे आपने H का नेगेटिव लॉग ले लिया, यहाँ पे Ka का ले लो, यानी कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Ka। अब Ka कोई कंसंट्रेशन नहीं होती तो ब्रैकेट में लगानी। सिमिलरली pKb क्या होगा, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ Kb। और साथ ही साथ आपको एक और फार्मूला बता देते हैं जो काम आ जाएगा, क्या फार्मूला ये है कि भैया के और केबी, सॉरी के और के डब्ल्यू जो होता है वो के इंटू केबी के मल्टीपल में होता है, के डब्ल्यू इक्वल्स टू के इंटू केबी। अब आप बोलेंगे मैडम के डब्ल्यू क्या है, के डब्ल्यू होता है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर जिसकी वैल्यू फिक्स है, जैसे गिवन टेम्परेचर में फिक्स है, और कितनी है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू होती है 10 रेज़ टू पावर, तो मैं इधर लिख देती हूँ कि इक्वल में रख देंगे ना, तो ये इक्वल होगा 10 रेज़ टू पावर -14 के। तो भाई ये चीज है कि अगर आपको के पता है, के भी निकालना है या कुछ संबंध चल रहा है, तो भाई के इंटू के भी के डब्ल्यू के इक्वल होता है, जो 10 -14 के इक्वल होता है, ठीक है जी। चलिए ऐसा क्यों मतलब मैंने क्यों बताया आपको फॉर्मूला, क्यों क्या जरूरी था, बिल्कुल जरूरी था। मान लीजिए आपसे निकलवा रहा है वो बेसिक बफर की पीएच, तो पहले तो आप पीओएच निकालोगे, और पीओएच निकालने के लिए आपको चाहिए होगा पीकेबी, पर भैया आपको तो पीकेबी दिया ही नहीं, आपको तो पीकेए दिया है, तो पहले पीकेए से पीकेबी निकालेंगे, के और केबी का रिलेशन बताएंगे, और वहां से फिर हम केबी पुट कर देंगे, मतलब पीकेबी पुट कर देंगे, सही है बात ना। अब इसके अलावा एक और फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो क्या है, क्या देखिए अगली बात ये है, तो ये तो फर्स्ट हो गया है ना, और ये भाई ये फर्स्ट के कुछ पार्ट मैंने डिस्कस किए। अगला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो ये है कि भाई गुड बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, किनको आप बोलोगे कि अच्छे हैं, थोड़े बड़े गुड बफर सॉल्यूशंस क्या होते हैं, आप कह सकते हो कि गुड बफर कैपेसिटी किसको कहेंगे। देखिए गुड बफर कैपेसिटी वो होती है जिसमें जितना एसिड होता है उतना ही उसका सॉल्ट भी मौजूद होता है, यानी कि द कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ दी वीक एसिड या वीक कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट इज इक्वल टू, या बता ही देते हैं चलो, तो लिखो गुड बफर सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो गुड बफर सॉल्यूशन होने के लिए जो कंडीशन आपको फॉलो करनी है वो क्या है, वो है कि भाई सॉल्ट की जो कंसंट्रेशन है और एसिड की जो कंसंट्रेशन है उसे होनी चाहिए। बेसिकली द पॉइंट ये है कि इनकी रेशियो कट के एक आ जानी चाहिए, तो एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन कुछ भी हो पर इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ से ना एक बात आई है, क्या एसिड या बेस भी कह सकते हो, अब अगर आप बेसिक सॉल्यूशन ले लो तो बेस ही लोगे ना, फिर थोड़ी एसिड लोगे, ठीक है। यहाँ से एक बात आई है, क्या देखिए अगर एसिड और बेस की एसिड और सॉल्ट की कंसंट्रेशन सेम हो जाती है, जैसे यहाँ पे मैंने सेम कर दी, तो भैया ये तो कट जाएंगे और आ जाएगा 1, और log 1 होता है 0। अब भाई एक और डिस्क्लेमर दे रहे हैं यहाँ पे, किसी को अगर लॉग निकालना नहीं आता तो भाई बफर सॉल्यूशंस में आपकी होने वाली है मुश्किलें, आपको आने वाली है मुश्किल।
तो भाई लॉग आना बहुत ज़रूरी है। अब इस वीडियो में मैं लॉग नहीं बता सकती हूँ, लॉग बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा और आप कहोगे कि भैया वीडियो तो बफर का था, आप समझाने लगे हो लॉग। तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लॉग कैसे निकालें ईजी तरीके से इसका भी वीडियो डाल दिया है, बना दिया है। तो भैया वहाँ से देख लेना, और नहीं आता है लॉग तो अपना लॉग का फंडा पहले जाके क्लियर कर लेना, क्योंकि सीधी सी बात है लॉग आना ज़रूरी है अगर आप बफर सॉल्यूशंस का सॉल्व करना चाहते हैं। तो लॉग का होगा 0, तो यहाँ से अगर आप इसको वैल्यू पुट करें तो pH हो जाएगा p के ही इक्वल। तो यहाँ से मैं एक और बात कह सकती हूँ क्या, कि भाई गुड बफर वो होते हैं कि जिसमें सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन बराबर होती है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि भाई गुड बफर वो होते हैं जिसमें pH p के इक्वल हो जाता है। इस क्वेश्चन को मैं भी करूंगी आपके साथ जब आएगा। ओके, अब वक्त आ गया है कि हम अपने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करें और अपने कंसेप्ट को एक्चुअली लगाएं। ठीक है, तो पहला जो मैंने क्वेश्चन उठाया वो है नीट 2015 का, और क्वेश्चन है कि भाई कौन सा एसिडिक बफर नहीं है, ध्यान से समझना। अब पहले आपको ये समझ आना चाहिए कि वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड या वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी लिस्ट दे दी है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, उसको याद कर लेना। एसिडिक बफर कौन नहीं है, देखिए अगर आप पहला ऑप्शन देखेंगे उसमें HClO4 दे रखा है। आपको पता है HClO4 कैसा एसिड है, वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? अरे अभी तो टेबल पढ़ा था, वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है? भैया स्ट्रॉन्ग है, ये तो हो गया स्ट्रॉन्ग एसिड। और यहाँ पे आपने ले लिया, देखिए आपने H हटाया, Na लगाया, तो आपने इसका सॉल्ट बना दिया है। और Na एक स्ट्रॉन्ग होता है, मैंने आपको भी बताया था कि Na एक स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट होता है, तो यानी कि ये सॉल्ट तो है मगर स्ट्रॉन्ग, मतलब सॉल्ट है, ये स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है। अब आपने याद कीजिए कि भाई आपने एसिडिक बफर के लिए पढ़ा है कि वीक एसिड होना चाहिए, तो स्ट्रॉन्ग है, ऐसे कैसे चलेगा? तो यानी कि गलत है। गलत मतलब नॉट एन एसिडिक बफर। तो भाई हमें तो हमारा एसिडिक बफर मिल गया, मतलब एसिडिक बफर ये नहीं है। अब आप बोलोगे कि आगे क्या करना, तो हो गया। अरे फिर भी आगे पढ़ लेते हैं, कंसेप्ट तो क्लियर हो जाएगा। अब देखो CH3COH एक वीक एसिड है, बिल्कुल है, ये वीक एसिड है, और Na मतलब इसका सॉल्ट आ गया और ये इसका सॉल्ट है, तो बिल्कुल सही है। वीक एसिड है और उसी का सॉल्ट है, बिल्कुल सही चल रहा है, ये बहुत अच्छा एसिड है, एसिडिक बफर है। H2CO3 वीक एसिड है, हाँ जी वीक एसिड है, और Na आ गया ना साथ में, H हटा के Na आ गया, ये तो ट्रिक है, ये H हटा के Na लगा दो, ये पोटेशियम लगा दो, तो यानी कि इसका सॉल्ट है। ठीक है, ये भी सही है, इसी का सॉल्ट है। H2CO3 क्या है बेटा? 5 लिखे, आई नो 5 दोनों 5 कहाँ से आए, पर ऑप्शन 5 है, गॉड नोज मैंने क्या कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ऑप्शन तो 4 होने चाहिए थे, तो मैंने ज़्यादा लिख दिया क्या? हाँ मैंने 2 बार लिख दिया, सॉरी हो जाता है कभी कभी यार, इंसान है। ठीक है, तो चलो 4 कर लो इसको, फिर क्या दिक्कत है। चलो अब देखो H3PO4 बेटा वीक है कि स्ट्रॉन्ग है? भैया वीक एसिड है, और H पर आगे Na लगा दिया, तो ये इसी का सॉल्ट है। तो देखो सब जगह तो सही चल रहा है मामला, क्योंकि एसिडिक बफर वही तो होते हैं कि वीक एसिड होगा और उसी का सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो वही सब सही है। पर इसमें दिक्कत है, स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग नहीं होना चाहिए, यानी कि ये तो एसिडिक बफर नहीं है। देखिए मैंने आपको पहले भी बात बताई थी वीडियो के स्टार्ट में कि अगर आपको एसिड और बेस स्ट्रॉन्ग वीक के बारे में नहीं पता ना, नहीं होने वाला है क्वेश्चन, कुछ मर्जी कर लीजिए। कैसे ये है, सब पता है आपको बफर क्या होता है, डेफिनेशन भी आपने रख ली है, सब कुछ कर लिया है, पर आपको टाइप भी नहीं पता, तो गई काम से। अब आगे आ जाइए, नीट 2006 का क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं जिनमें से बफर कौन है, एसिड बेस कुछ भी हो, बस बफर होना चाहिए। तो देखिए HNO2 क्या है बेटा? एक वीक एसिड है, और H हटा के Na लगा दिया, यानी कि इसी का क्या बन गया? सॉल्ट बन गया। एक वीक एसिड का सॉल्ट है, भैया ये तो बड़े अच्छे से बफर लगा, तो मुझे तो मेरा बफर मिल गया। पर ऑप्शन भी देख लेते हैं, NaOH भाई क्या है? एक वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस है। और NaCl क्या है? भाई ये तो सॉल्ट है, स्ट्रॉन्ग बेस और सॉल्ट तो नहीं चलेगा, तो गलत है। HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, गलत हो गया यहीं पे, और ये इसका भैया तो मैंने कहीं दे रखा है अमोनियम नाइट्रेट, जो भी है स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये तो यही गलत हो गया। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, गलत हो गया। KCl तो इसका सॉल्ट है, गलत हो गया, ये भी सॉल्ट है वैसे, अमोनियम नाइट्रेट। मतलब पॉइंट इज कि भाई वीक ही होना चाहिए, वीक तो पहले में ही आ रहा है, तो यानी कि सही। तो ठीक है, आपको बस ध्यान से एग्जांपल्स पढ़ने की जरूरत है। अब भैया आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए हैं, डू इट योरसेल्फ टाइप का क्वेश्चन है, आपने खुद करना है, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पे करना, और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर, पता तो चले आपको समझ आया कि नहीं आया। देखिए क्या कह रहा है वो, कहता है जी कौन सा बफर नहीं है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, देखिए एग्जामिनर ना 2 तरीके से लिख सकता है, या तो तरीका H2CO3
और NaHSO3 NaHCO3। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है कि ये क्या है, वीक एसिड है और ये H हटा के Na लगा दिया यानी ये इसका सॉल्ट है। तो आप कहोगे जी ये तो देखो जी बफर है, आगे का ऑप्शन नहीं बताऊंगी, ये बताया ऐसे। तो अगर आपको इसकी जगह ये दे दे H2CO3/HCO3 नेगेटिव, तो आप बोलोगे तो पता नहीं क्या है, इसमें तो Na है ही नहीं। देखो जो सॉल्ट होते हैं ना वो कंप्लीट आयनाइज हो जाते हैं। तो HCO3 जब NaHCO3 आप लोगे तो वो टूटने के बाद क्या देगा, वो देगा HCO3 नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव, क्योंकि कंप्लीट आयनाइज हो रहे हैं। तो उसकी मर्जी है, हो सकता है वो सिर्फ अनायन पार्ट दे दे, जैसे उसने सिर्फ अनायन पार्ट दे दिया, या हो सकता है वो कंप्लीट दे दे, जैसे उसने यहाँ कंप्लीट दे दिया। दोनों इक्वली करेक्ट है। तो अगर आप वीक एसिड तो पूरा ही लिखना पड़ेगा, मगर उसका जो सॉल्ट है वो आयोनाइज भी दे सकता है, सिर्फ अनायन पार्ट दे दे, टाइम ना दे। तो उसे कटाइन नहीं है तो ऑब्वियसली बात है, अगर कंप्लीट आयनाइज हो रहा है तो उसका सॉल्ट ही होगा। ठीक है, चलो ना अब देखो, अच्छा ये मैं क्यों कर रही हूँ, डू इट योरसेल्फ टाइप का, तो कमेंट सेक्शन में आंसर बता देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीट 2019 का, ठीक है, और आपसे कुछ पूछा गया है कि विच विल मेक बेसिक बफर, इनमें से कौन सा बेसिक बफर बनाता है। ठीक है, आप पहले ये समझिए कि बेसिक बफर में भैया वीक बेस तो होने चाहिए, है ना, तो पहले वही ढूंढते हैं। क्वांटिटीज अभी देखते हैं यूज होगी कि नहीं होगी, क्या पता ना हो, तो फिलहाल तो इसी पे फोकस करते हैं, क्वांटिटी में बात करेंगे। पहले लिख दिया मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड है, वीक स्ट्रॉन्ग बेस है, भाई वीक तो इसमें कुछ ही नहीं है तो कतई नहीं हो सकता ना। इसमें स्ट्रॉन्ग बेस है, वीक एसिड है, भाई वीक बेस पार्ट तो इसमें है ही नहीं, है ना, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि वीक बेस तो है ही नहीं। वीक एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, अगेन स्ट्रॉन्ग बेस नहीं चाहिए, वीक बेस चाहिए, ये भी गलत है। स्ट्रॉन्ग एसिड है और वीक बेस है, अब थोड़ा सही लग रहा है क्योंकि बेसिक बफर के लिए वीक बेस होना चाहिए। जब आप इन्हें मिक्स करोगे अमोनियम हाइड्रोक्साइड को HCl के साथ, तो आपके पास क्या बनेगा, आपके पास बनेगा अमोनियम क्लोराइड और वाटर। तो ये क्या हो गया, सॉल्ट ऑफ वीक बेस प्लस स्ट्रॉन्ग एसिड। इसमें एसिड पार्ट स्ट्रॉन्ग है और वीक बेस है, तो आपको सॉल्यूशन में दो चीजें मिलेंगी, एक वीक बेस और उसका सॉल्ट, यानी कि यही सही आंसर है। ठीक है जी, तो बस आपको स्ट्रॉन्ग और वीक की जानकारी होनी चाहिए। नेक्क्स्ट क्वेश्चन है जेईई मेन 2021 का क्वेश्चन है, क्या बोला गया, कह रहा है इन ऑर्डर टू प्रिपेयर द बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 5.74, कह रहा है जी बफर है जिसकी pH हमें पता है, अच्छी बात है। सोडियम एसिटेट इज एडेड टू द एसिटिक एसिड, ऑब्वियसली एसिटिक एसिड सॉल्ट है, सॉरी एसिड है, वीक एसिड है, ठीक है जी, और सोडियम एसिटेट मतलब उसी का एक सॉल्ट ले लिया आपने, ठीक है, तो ये सॉल्ट हो गया और ये वीक एसिड हो गया। द कंसंट्रेशन ऑफ एसिटिक एसिड इज इतना, देखिए ये एसिटिक एसिड की कंसंट्रेशन दे रखी है आपको बोला है द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम एसिटेट यानी कि सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, क्योंकि बात अभी वीक एसिड की हो रही है तो जो फॉर्मूला लगेगा वो वीक एसिड की pH का लगेगा। और अभी हमने पढ़ा है कि pH जो होता है वो pKa प्लस लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट प्लस कंसंट्रेशन ऑफ एसिड। अब पूछा क्या गया है, देखिए पूछा तो यही है ना, सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी, ये तो पूछा उसने, तो लगा लीजिए। देखिए pH आपको दे रखी है 5.74, pKa आपको पहले दे रखा है 4.74 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट की कंसंट्रेशन निकालनी है, मान लीजिए, मानते नहीं है बस इसको x ले लेते हैं, मान लीजिए x है और एसिड की कंसंट्रेशन है 1, तो नीचे तो 1 है मतलब log x ही होगा, तो जब आप इसे माइनस करेंगे यहाँ ले जाएंगे तो बनेगा log x = 1.0, बेसिकली 1 लिख देते हैं log x 1 और x हो जाएगा एंटी लॉग ऑफ 1। अब मैंने आपको एंटी लॉग की और लॉग की वीडियो ऑलरेडी बता रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर लेना, फिलहाल से थोड़ा सा बता देती हूँ क्या। जब भी आप किसी चीज़ का एंटी लॉग लेते हैं, जैसे मान लीजिए आप 1 का ले रहे हैं तो पॉइंट से पहले वाला डिजिट चेक करो, तो पॉइंट से पहले तो 1 ही है, 1.0 है ना, तो पॉइंट से पहले तो 1, तो जो पॉइंट से पहले डिजिट होगा ना, जैसे पॉइंट से पहले 1 है वो 10 की पावर में चला जाएगा, यानी कि जो x होगा वो होगा 10 की पावर, अब पॉइंट से पहले क्या डिजिट है 1, यानी 10 की पावर 1, तो बेसिकली हम कहेंगे कि जो x है वो 10 है, समझ लो। जैसे मान लीजिए आपको लेना है एंटी लॉग ऑफ 5, तो 5.01 है, इसको 5.0 लिखोगे ना, तो पॉइंट से पहले 5 है, यानी इसका आंसर होगा 10 की पावर 5। ओके, तो ये आपका आंसर है। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बता देना, ठीक है, मैं कोशिश करूँगी कमेंट सेक्शन में ही आपको आंसर दे दूँ, और कोई नया वीडियो का सेशन होगा तो वो भी बता देना, और तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।